हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ आपकी क्लास 9 स्टैंडर्ड की बायो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर अपना, जो आपका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पर यहाँ पर जो स्तर रहेगा आपका, जो मैंने कंटेंट लिया है वो प्रॉपर आपका क्लास 11th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, उससे मैंने पूरा कंटेंट को प्रिपेयर किया है। तो क्लास 9 स्टैंडर्ड का भी कंटेंट रहेगा इसमें, प्लस क्लास 11 का भी कंटेंट पूरा मिलेगा। तो ये सेशन जरूर देखिएगा, आपके क्लास 11 तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपके एग्जाम्स में जो 11th से जो लाइनें उठा के पूछी जाती हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। इसका आपको वन शॉट वीडियो भी मिलेगा जिसमें कि सारे चैप्टर्स में आपके क्लास 9 के कवर करूंगी। आज हम ये कर रहे हैं अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको किससे, क्लास 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर है, उसका नाम है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11 स्टैंडर्ड की बुक में इस नाम से चैप्टर दिया है, क्लास 9 स्टैंडर्ड में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से ये चैप्टर है। क्लास 11 में थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, क्लास 9 में बहुत कम बताया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास 11 का पढ़ाया है यहाँ पर पूरा, प्लस आपको इसके बाद में कराऊंगी टिश्यूज का चैप्टर, उत्तक वाला। फिर मैं आपको इसमें कराऊंगी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक चैप्टर जो है मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगी जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, क्वेश्चंस हर बार हर एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम्स में क्लासिफिकेशन से, तो आपका इस क्लासिफिकेशन याद करने के तरीकों के साथ मैं आपको कराऊंगी, तो सेशन को देखिएगा। प्लस इसके बाद मैं आपको कराऊंगी व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आपके बायो के यहाँ पर लगभग 6 चैप्टर्स हैं, लगभग क्या 6 चैप्टर्स हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से। स्तर आपका क्लास 11 तक का टच रहेगा, क्लास 12 में भी जो चैप्टर्स रहेंगे 9th वाले वो मैं आपको टच कराती हुई चलूंगी। तो इन सब सेशन को जरूर देखिएगा। अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, इसके बाद जब ये सारा चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे 6 चैप्टर्स, उसके बाद मैं इसका सारा वन शॉट वीडियो, जैसे कि आपको फिजिक्स का वीडियो मिल गया होगा, फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फिजिक्स वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट फिजिक्स कराई है। मतलब समझते हो कि अभी तक अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी है या फिजिक्स से डर लग रहा है क्लास 9 स्टैंडर्ड की, तो इस वाले वीडियो को अगर देख लोगे तो ये कंप्लीट पैकेज है आपका फिजिक्स का तैयार करने का। इसमें फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, आपको एग्जाम्पलर्स भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, और उस सबसे ऊपर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो इन सब सेशन से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, अदरवाइज आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो ये वीडियो है आपको 2 पार्ट में मिलेगा, या अगर एक पार्ट में शूट हो जाएगा तो एक पार्ट में मिलेगा, अदरवाइज ये 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाला है। चैप्टर आसान है, पर कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री जो कि हर बार हर एग्जाम्स के एक ना एक क्वेश्चन अगर से पूछते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री को उठा लेते हैं कि किसने किसकी खोज की, कह कहां से आया, किधर से आया, किसने किसको क्या बताया, ये सारी जो चीजें होती है ना, क्या कौन कब, तो वो वाला जो एक हिस्ट्री का पार्ट होता है कि सबसे पहले अगर मैं कोशिका की बात कर रही हूँ तो कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की अगर बात की जाए तो सेल की डिस्कवरी की बात करी जाए या कोशिका की खोज की बात की जाए, तो ये कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा। 1665 में इसकी इन्होंने खोज की थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज, सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब देखो दूसरा एक और क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी। अभी तक मैंने क्या बोला कि कोशिका की खोज की थी कॉर्क में, स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, आपकी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि जो लाइव सेल है, मतलब जीवित सेल है, उसकी खोज किसने की थी पहली बार, तो वो आ गए आपके एंटनी वैन लीवनहॉक, मतलब लाइव सेल की खोज की थी किसने, एंटनी वैन लीवनहॉक ने। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। अब बात कर लेते हैं क्या, रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पर रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूज मत होना, पहले हुक, ठीक है, पहले हम किसी को पोक करते हैं, ठीक है, तो पोक 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 वाला मतलब हुक, हुक दिया, तो हुक से मतलब पहली डिस्कवरी किसने की, सेल की
की। अब रॉबर्ट ब्राउन आए, उसके बाद क्या हुए, ब्राउन आए, तो ब्राउन ने किसकी खोज की थी, ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। जहां जहां मुझे लगेगा हिंदी का यूज करना, मैं वहां वहां हिंदी का यूज करूंगी, अदरवाइज आप देख ही रहे हैं। अब देखो रॉबर्ट वर्चाउ, इसको इंग्लिश में भी रॉबर्ट वर्चाउ बोलेंगे, हिंदी में भी रॉबर्ट वर्चाउ बोलेंगे, ठीक है। तो जहां जहां मुझे लगेगा मैं टर्मिनोलॉजीज को हिंदी में लिखती चलूंगी, ठीक है। इसके बाद करते हैं थियोडोर स्केवन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस, नाभिक की खोज की थी। अब देखो आपके थियोडोर स्केवन, थियोडोर स्केवन ने किसकी खोज की थी, आपकी प्लाज्मा झिल्ली की। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीपीएससी के जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके कई अन्य एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये किसकी खोज किसने की थी, तो थियोडोर स्केवन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अब बात करते हैं शेल्डन एंड स्केवन, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने प्रपोज करी थी फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी, जो आपकी कोशिका का सिद्धांत है। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत स्केवन और शेल्डन द्वारा, मतलब कि सेल थ्योरी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये सेल थ्योरी दी थी स्केवन एंड स्क्वेन ने, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। अब इसके बाद आए रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होता है, मतलब कि कोई भी एक सेल नया बन रहा है तो वो पुराने सेल से बनेगा, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होगा। वही मतलब कि एक सेल है, उसका विभाजन हो रहा है, तो मतलब ये पेरेंट सेल है, इसके बाद ये विभाजित हुआ तो डॉटर सेल्स बने, फिर ये विभाजित होगा तो फर्दर डॉटर सेल्स बनते जाएंगे। तो इसका मतलब कि कोई भी सेल अगर नया उत्पन्न हो रहा है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पूर्व निर्मित सेल से वो बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात किसने की थी, ये आपकी रुडोल्फ वर्चाउ ने की थी कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अच्छा, इसका पीडीएफ के नोट्स आपको यहाँ पर देखो, मैंने खुद ने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे हैं एनसीईआरटी के, तो ये मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो चिंता मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल बस पढ़ते चलो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप प्रिंट आउट निकालकर रिवीजन कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या दिया कि कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। अब देखो फाइनल शेप दिया किसने, देखो फाइनल शेप किस चीज को, सेल थ्योरी को। अभी तक सेल थ्योरी प्रपोज करी थी, कोशिका का सिद्धांत शेल्डन एंड स्क्वेन ने इसको प्रपोज दिया था। अब इन्होंने फाइनल शेप किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चाउ ने किसको फाइनल शेप दिया था, सेल थ्योरी को। तो अगर बोला जाए कि फाइनली सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज, मतलब बनाई गई, बताई गई या उसकी शेप दी गई, तो वो हो गए आपके रुडोल्फ वर्चाउ। पहली बार किसने दी थी, प्रपोज किसने की थी, शेल्डन एंड स्क्वेन ने। फिर फाइनल शेप किसने दी, रुडोल्फ वर्चाउ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उसके आंसर को टिक करेंगे। अब ये फाइनल शेप क्या थी कि कोई भी सेल है, हर एक जीव जो कि जीवित है, वो कैसे बनता है, वो सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये पहली उनकी अवधारणा थी। क्या किस्सा जो उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो उसके पहला जो उन्होंने एक पोस्टुलेट दे दिया था, क्या था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल, हर एक जीव किससे बना है, सेल से मिलकर बना है। दूसरी क्या बात की थी कि सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से बनती है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इनकी दूसरी एक अवधारणा थी। तो इससे बन गई हमारी सेल थ्योरी, जो कि क्या थी, पहली सेल थ्योरी का क्या बात हुई कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, दूसरी क्या कि सभी कोशिका, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हो गई दो हमारी सेल थ्योरी। आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें रॉबर्ट हुक आए, पहले हुक दिया, हुक
पोक किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सेल की डिस्कवरी की। फिर दूसरी बात आई कि अगर एक लाइफ सेल की, एक लिविंग सेल की बात करी जाए तो उसकी बात किसने करी थी, लीeuwenhoek ने की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। ब्राउन मतलब ये समझ लो ना, कुछ ऐसा कलर है, तो कलर है तो उसका मतलब नाभिक का कलर है, हम नाभिक के कलर की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। फिर प्लाज्मा झिल्ली की बात हुई तो थियोडोर स्किवेन ने किया था। फिर शेल्डन एंड स्क्वेर ने सेल थ्योरी को प्रपोज की थी। रोडोल्फ वर्चाउ ने बताया था कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। इस चीज को फर्दर एक सेल थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक थ्योरी दे दी, जिसको थ्योरी क्या दे दी, मतलब शेल्डन एंड स्क्वेर की बात को ही फर्दर उन्होंने पूरा किया था। तो उन्होंने फिर फाइनल शेप दिया था किसको, सेल थ्योरी को, कि हर ऑर्गेनिज्म सेल का मिलकर बना हुआ है और हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए आइए अब जान लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्लास 11th स्टैंडर्ड में आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। अब इससे समझ लो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रोकैरियोट्स के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और आपकी बुक में जो एक क्वेश्चन आपका आया था, विवादित क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो, कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों एक है। देखो कहीं कहीं जगह पे माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आपका एक है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैं पेज नंबर भी आपको दिखा रही हूँ। मेरी बुक पूरी फट चुकी है पढ़ते पढ़ते। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर, अगर आप पुरानी बुक में के हिसाब से जाओगे 127 पेज नंबर पे लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं साइड में स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। एंड इन्होंने साथ में लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, ये लाइन को आपको देखना है। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के साथ साथ एंड का वर्ड यूज करते हुए इन्होंने पीपीएलओ लिखा हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आई होप उन्होंने नहीं माना होगा, मान्य नहीं किया होगा, जो कि और वाला था, जहां पर हम लोग बोल रहे थे कि और होना चाहिए, पर यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में आपको ये चीज मिल गई। ठीक, तो चलो अब यहाँ पर है हम अपना प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, आपका पीपीएलओ हो गया, फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फिर आपका क्या हो गए, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए। यूकैरियोट्स में क्या हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, फिर आपके यीस्ट आ जाएंगे, मतलब सब कुछ आपके बाकी बचे हुए किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल आपका एक। अब देखो इसमें मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका जो नाभिक होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब कि नाभिकीय झिल्ली से कवर्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नग्न होता है, वो ऐसे ही न्यूक्लियस क्या होता है, वो उसके ऊपर झिल्ली से नहीं होती है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहेगा, वो ऐसे ही खुला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रॉपर, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात कि बाकी सारे ऑर्गेनेलीज जो है, जितने भी सेल के अंदर जो भी होती हैं चीजें, जैसे गोल्गी apparatus, ये सब बहुत सारी चीजें, वो आपकी सारी चीजें आपके यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आपकी जेनेटिक मटेरियल हो गया, राइबोसोम्स हो गया, बस इतना ही होता है, बाकी और चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या साइज ऑफ सेल में। तो साइज ऑफ सेल में सबसे पहली बात आ जाती है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या हो जाता है, ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। जीवाणु बैक्टीरिया का साइज हो जाता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका आपकी क्या हो जाती है, ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का एग। दूसरी बात है आरबीसी ऑफ ह्यूमन क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे बैक्टीरिया को डिटेल में। आपके डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलर हो गया, कोकस हो गया, स्पाइरल हो गया, फिर आपका कॉमा शेप हो गया। तो डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया जो है अभी हम देखेंगे, प्लस इसके बाद हम बैक्टीरिया का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, किस तरीके से होता है। चलिए आइए इसको रब कर देती हूँ, बाकी चीजें यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ, जिससे कि आपको चीजें आप तक अच्छे से। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ
बैक्टीरिया के कई तरह के आकार होते हैं, कई आकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं। सबसे पहले हो गया जैसे आपका स्फेरिकल में आ जाएगा ये कोकस। कोकस क्या होते हैं? ये आपके गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस रॉड शेप होते हैं, मतलब नाम ही हो गया इनका बैसिलस, मतलब ऐसा बेलन रूपा रॉड शेप। ठीक है, कोकस आपका स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर से किसी से याद रखेंगे, कोकस सर्कुलर। वाइब्रेयो आपके कुछ ऐसे कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा कॉमा कॉमा सा शेप, इस तरह से कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके से ऐसे। फिर आपके स्पाइरलम कैसे, आपके सर्पिल रूपा होते हैं, सर्पिल रूपा स्पाइरल शेप के होते हैं बैक्टीरिया। तो ये 4 तरह के शेप्स के बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं। पहला हो गया बैसिलस, जो कि आपका रॉड शेप होते हैं, बेलनकार होते हैं। फिर आपके कोकस जो कि आपके स्फेरिकल होते हैं। फिर आपके वाइब्रेयो जो कि कॉमा शेप होते हैं। फिर आपके क्या होगा, स्पाइरलम जो कि आपके सर्पिल होते हैं। तो ये सारे आपके शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा प्रोकैरियोट्स में, कि सबसे पहली बात है कि प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, बैक्टीरिया हो गया। ये सब हो गए आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल। अब हमने क्या क्या बातें पढ़ी प्रोकैरियोट्स में, हम फटाफट से रिकॉल करते हैं कि इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ये कैसा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। इसका मतलब कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, तो वो कैसा रहेगा, वो मतलब इस तरह से साइटोप्लाज्म में ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो डीएनए ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। दूसरी बात हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ी कि इनके पास, प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चढ़ी होती है, सेल वॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, इसके ऊपर चढ़ी होती है क्या, सेल वॉल। ठीक है, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, वो आपकी प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में याद रखना है कि इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम से पूछी गई है कि राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। What is the location of ribosomes in prokaryotes? प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे ही कहीं नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या काम हो जाता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हम आगे चल के करेंगे। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के पास मेसोसोम्स होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेसोसोम्स। तो ये मेसोसोम्स का काम क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेसो, आपको सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी, चिंता मत करिएगा। मेसोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये हो गई बैक्टीरिया की सेल हो गई। अब ये बैक्टीरिया की सेल के पास यहाँ पर मेसोसोम्स है, तो ये क्या होते हैं, इनर फोल्डिंग्स बनाते हैं मेसोसोम्स। अब इनका काम क्या होता है, पहला बार का क्या काम होता है कि ये सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं। कौन, मेसोसोम्स। तो मेसोसोम सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पहली चीज, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सेल वॉल के इधर साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये इन फोल्डिंग्स मतलब इस अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, तो ये सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये डीएनए को रेप्लिकेशन करने में मदद करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, ये कुछ चीज स्रावित करने में मदद करते हैं, मतलब कि मेसोसोम्स का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है एक प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीजें करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, कोई चीज का स्राव करते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, फिर आपका और शायद सारे पॉइंट्स कवर हो गए। राइबोसोम्स के ऊपर, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल वॉल के अंदर होती है। तो ये सारी चीजों को आपको, आइए अब बात कर लेते हैं क्या, एक बैक्टीरिया के अंदर जो सेल एनवलप होता है, सेल एनवलप वो किस किस चीज से बना हो। सेल एनवलप मतलब कि जैसे ये हो गया आपका, ये सेल है, तो ये सेल एनवलप, ये बाहर वाली सतह की बात हो रही है। जो सेल वॉल है, तो सेल एनवलप वो किस चीज से बना होता है, तो कोशिका आवरण जो होता है, ठीक है, सेल वॉल को जो कवर किया हुआ एनवलप होता है, वो किस किस चीजों से बना होता है। पहली चीज हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो सेल एनवलप में अगर ये सेल है, तो सेल के ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा एनवलप हो गया। तो अब ये किस किस चीजों से मिलकर बनी है, तो सबसे पहला होता है बाह्य आवरण, आपका ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल, और फिर आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि एक जो हम देखते हैं कि एक सेल है, उसके ऊपर सेल वॉल है प्रेजेंट, तो अगर मैं उस एक बाह्य सतह की मैं बात करूं, तो एक एनवलप सा बनाती है, एक कवर बनाती है, जिस तरह से हमारा जब एक एनवलप लेते हैं उसमें पैसा डालते हैं और कवर कर देते हैं पैसे को,
तो वो उस पैसे को सुरक्षित रखती है। इसी तरह से सेल की जो एनवलप होता है, सेल का जो आपका क्या हो गया, आपका कोशिका का आवरण जो होता है, वो कोशिका को और साथ ही साथ सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बचा कर रखता है। तो सेल के एनवलप का सबसे पहली परत क्या होती है, जो बाहर साइड से होती है, बाहर साइड से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल के एनवलप की सबसे बाहर सतह हो जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स। तो बाहर परत होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हो जाती है सेल वॉल, आपकी प्लाज्मा झिल्ली, फिर हो जाती है आपकी सेल वॉल, आपकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, फिर आपकी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी सेल एनवलप, सेल का आवरण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे बाहर सतह कई बार पूछी जाती है सेल एनवलप की, तो हम क्या मार्क करके आ जाते हैं, हम मार्क करके आ जाते हैं सेल वॉल, क्योंकि हमको पता है कि बाहर वाला स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब सेल वॉल है। सबको पता है सेल वॉल सबसे बाहर होती है, फिर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमको यही पता है। ग्लाइकोकैलिक्स का एक नाम क्या है, वो कई बार कई लोगों ने नहीं सुना होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11th में लाइन लिखी हुई है कि सेल एनवलप की बाहर जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर कोई एक सेल है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया के सेल में अगर जो बाहर परत है उसकी वो लूज है, मतलब वो पतली है, लूज है, ठीक है, मुलायम है, तो वो कौन सी लेयर हो जाएगी, वो स्लाइम लेयर के अंदर आती है। थोड़ा डिटेल में है, पढ़ लो, नाम सुन लो, अगर कभी आया तो आप कर पाओगे, ठीक है। अब पंख परत होती है, और जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल वो संपुटिका, ये कैसी होती है, ये थिक और टफ होती है, ठीक है। तो कैप्सूल भी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स के ही अंदर आती है। तो अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स जो है लेयर, वो अगर आपकी टफ है तो वो कैप्सूल का रूप ले लेती है, अगर वो लूज है तो वो आपकी स्लाइम लेयर का रूप ले लेती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेल वॉल है, वो क्या करती है, एक सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है, मतलब उसका आकार देती है, उसको बचा कर रखती है, और उसको एक सपोर्ट देती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, जो कि अंदर और बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए या अन्य पदार्थ हो गए उनको अंदर बाहर करने में मदद करती है। सिलेक्टिवली परमेबल है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बाहर प्रेजेंट है तो अंदर आ जाएगी, सिलेक्टिवली परमेबल है, सिलेक्ट करती है चीजों को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फ्लैजिला का काम क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल है और इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह से फ्लैजिला। तो फ्लैजिला ये हो गए प्रेजेंट, आपकी इस तरह पूंछ जो निकली होती है, इसका काम होता है मूवमेंट में, बैक्टीरिया को इधर से उधर घूमने में, इसमें इसका रोल होता है फ्लैजिला का। आपका कशाभिका का रोल होता है इधर से उधर जाने और आने में जीवाणु के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक कोशिका के अंदर, मतलब अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाभिक हो गया। फिर आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इन सबसे, और फिर हम अंत करेंगे सारे ऑर्गेनेलीज से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देख लेते हैं आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल, जो आपके जंतु आपके कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, बल्कि प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। क्यों, आपको याद ऐसे रखना है, जैसे कि प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एग्जाम्पल की बात है, जैसे कि एक हाथी एक पत्ती को कुचल सकता है, पत्ती हाथी को नहीं कुचल सकती। याद करने का तरीका है कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। तो सेल वॉल बचाती है हाथी को किससे, कुचलने से, है ना। सब याद करने का तरीका है, हाइपोथेटिकल हंस भी सकते हो। तो क्या हो गया, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट हुई, इसका मतलब प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब हमारी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो ये हो गई, जैसे ये हो गई प्लांट की सेल। अब ये प्लांट की सेल है, तो इसका जो बाहर वाला आवरण हो गया, ये हो गया आपका सेल वॉल, और इसके अंदर का जो आवरण हो गया, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो बाहर वाला जो हो जाता है सेल वॉल होता है, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, जो लास्ट मैंने बैक्टीरिया आपको बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स, जो बाहर आवरण होता है, बाहर सतह होती है किसी सेल की, वो किसी सेल नहीं है, वो बैक्टीरियल सेल है, उससे कंफ्यूज मत होना। वहां जो मैंने बताया था आपको कि सबसे सेल एनवलप में कि सबसे बाहर जो कवरिंग होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो
सेल्यूलोज को कंफ्यूज मत होना वहां से और यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है आपकी सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर बैक्टीरिया के केस में आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब वो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल भी हो सकता है, स्लाइम लेयर भी हो सकती है ना। वो मैंने बताया आपको किस तरीके से, अगर लूज है तो स्लाइम लेयर और अगर हार्ड टफ है तो कैप्सूल का फॉर्म कर लेता है वो बैक्टीरिया बाह्य आवरण में। अब उसके अंदर सेल वॉल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पे एनिमल सेल या प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ मैं प्लांट सेल की आपकी बात कर रही हूँ। तो बाह्य आवरण हो गया सेल वॉल का, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल बाह्य आवरण है तो क्या क्या चीज दे रही होगी, पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या देती है, आकार देती है किसी भी सेल को। तो इसने क्या दे दिया, आकार दे दिया। दूसरी चीज क्या देगी, सेल को, कोशिका को सुरक्षा भी तो देगी, तो सुरक्षा प्रदान करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटेक्ट भी करती है, मतलब ये सुरक्षा भी देती है। तो सुरक्षा भी दे दिया। सेल टू सेल इंटरेक्शन भी कराती है, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरेक्शन कराती है। फिर बैरियर टू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नहीं एक सेल की जरूरत है तो उसके लिए क्या हो जाती है, एज अ बैरियर खड़ी होती है। जैसे पुलिस खड़ी है कि भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ बैरियर रास्ता बंद है वहां पे। तो इसी तरह से सेल में भी जो सेल वॉल है वो क्या करती है, बैरियर का काम करती है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए, इजी है। अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपके एल्गी शेवाल की सेल वॉल के बारे में बताया गया है। तो सेल वॉल जो एल्गी शेवाल की, वो आपकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, गैलेक्टैन से, मेनान से और कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा रहता है ऑप्शंस में, और हमको क्या लगता है कि सेल्यूलोज पता है, गैलेक्टैंस पता है, मेलान्स पता है, ये सब क्या हो गए आपके, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्लस आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है किसमें, शैवाल में। इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CaCO3। अब बात करते हैं पादप जगत का। तो प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल है वो किस किस चीज से बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स, रटने वाली चीजें हैं, याद कर लो, है ना। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये तीन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेल्यूलोज पूछते हैं, पेक्टिन पूछते हैं, प्रोटीन पूछते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सेल वॉल का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको रब कर देती हूँ, इससे मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कुछ चीजें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो सेल वॉल का ही दूसरा नाम, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी प्लाज्मा झिल्ली किसका, आपका कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर होती है, किससे, सेल वॉल के अंदर वाली वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब कि ये सब चीजों को अंदर नहीं आने देती। जो चीज एक सेल को आवश्यक है वो चीजों को अंदर लेती है, अदरवाइज उनको अंदर नहीं लेती। और जो चीजें अंदर से बाहर फेंकना चाहती है, बाहर देना चाहती है, वो चीज अंदर से बाहर कर देती है। ठीक है, इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये एक लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें की प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इसका मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका आपकी झिल्ली है, ये किस किस चीजों से बनी हुई है, तो पहली चीज हो गई आपकी लिपिड, फिर हो गया आपका प्रोटीन, और फिर हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सब तीनों चीजों से मिलकर क्या बनी होती है आपकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब देखो, अब लिपिड बाइलेयर है, इसका मतलब कि लिपिड की दो लेयर्स है। ठीक है, अब किस तरह से लिपिड की दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, लिपिड की दो लेयर्स आपकी एक ऊपर और एक नीचे, तो सैंडविच की तरह इस तरह से ऊपर ऐसा प्रेजेंट होता है, जिसमें पोलर हेड क्या होता है, ध्रुवीय जो सिरा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है, जो आपकी जल भीरु पूंछ होती है, वो अंदर की तरफ होती है। तो ये जो अब गोले गोले से दिख रहे हैं, ये पोलर हेड है, ये क्या होता है, ये बाहर होता है ध्रुवीय सिरा, और हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है, ये अंदर की तरफ होती है। और ये लाल लाल रंग से जो दिख रहा है ये प्रोटीन है, और ऊपर दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई।
चलिए, अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किसके द्वारा दिया गया था, कई बार पूछा जाता है। तो ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, जिससे कि हमने समझा। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मेरे पास एक ये सेल है, ठीक है, मेरे पास एक ये सेल है और मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से पानी के अंदर डाल दिया। ठीक, चीज को समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब ये जो सेल है, ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमेएबल है, ठीक है ना, सिलेक्टिवली परमेएबल। अब यहाँ पर अभी पहला केस समझेंगे जिसमें कि सेल में क्या है, जस्ट सेकंड मार्कर चेंज कर लूं। सेल में क्या है, सेल में कम पानी है, सेल में कैसा है, कम पानी है। बाहर सेल के ज्यादा पानी है, तो यहां पर कैसा पानी है, ज्यादा पानी है, ठीक है। तो जब एक सेल में पानी ज्यादा से अंदर की तरफ जाता है, जब पानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, मैंने क्या बोला, जब पानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि यहां पर पानी कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है वाटर से, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। खुद सोचो, जहां पर पानी ज्यादा भरा हुआ है और कम भरे हुए पानी की तरफ जाना है तो उसको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है कि यहाँ पर एनर्जी की, ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है, ये आपका निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। और ऐसी सिचुएशन जहां पर पानी ज्यादा है बाहर और सेल के अंदर पानी आ रहा है, पानी कहाँ है, यहां ज्यादा है पानी, यहां पे कम है पानी, तो पानी कहां से कहां आ रहा है, सेल से, बाहर से पानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये विलयन कैसा हो गया, ये विलयन हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में भी इसको हाइपोटोनिक ही बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया जिसमें कि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर और सेल में कंसंट्रेशन है कम, तो इस वजह से पानी आया सेल से बाहर से अंदर की तरफ। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी आ रहा है, तो उसमें कहीं भी जरा भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, पानी अंदर की तरफ आ जाएगा। सेल क्या करेगी इस केस में, फूलेगी, स्वेल करेगी, जैसे कि हमने देखा है क्या, किशमिश को पानी में डालो, किशमिश गुब्बारा हो जाती है ना। तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस तो हमने क्या देखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूशन में पानी ज्यादा था और सेल में कम था, अंदर की तरफ पानी आ गया। अब दूसरा केस देखेंगे जिसमें कि क्या है कि पानी, जस्ट अ सेकेंड, जिसमें पानी क्या है, बाहर कम है। अभी क्या बोला, अब क्या है, फूगी हुई क्या है, किशमिश। तो अब क्या हो गया, यही मेरे पास एक फूली हुई सी सेल है और पानी यहां पर क्या है, यहां पर अब कम पानी है, ठीक है। यहां पर अब कम पानी है, तो क्या हो जाएगा, ये सेल कैसी है, स्वेल्ड सेल है। इसका मतलब यहां पर पानी ज्यादा है, पानी यहां पर ज्यादा है। तो अब खुद सोचो, पानी कहां से कहां आएगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, है ना। तो अब पानी कहां से कहां आएगा, आप मुझे खुद बताएंगे। पानी सेल से बाहर की तरफ आएगा। जब पानी सेल से बाहर की तरफ आएगा तो ये जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस केस में ये सॉल्यूशन कैसा है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि पानी की मात्रा कम है, हाइपर एक्टिविटी है, ठीक।
तो पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अब कम है तो ये सारा का सारा पानी क्या होगा, बाहर आएगा सेल से। इस सिचुएशन में क्या है, जो सेल होगी वो श्रिंक कर जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सेल को पानी, देखो क्या है, अगर देखो अभी हमने क्या देखा कि जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यहां पर कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, पानी भरा हुआ है। यहां कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। ठीक है, तो जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो किसी भी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत अगर पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, अगर पानी यहां से यहां ना आकर अभी भी पानी को इधर से इधर ही जाना पड़े, अगर इधर से इधर ही जाना पड़े, फूली हुई को और फुलाना पड़े, तो उसका मतलब कि अगर पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अलग से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब सक्रिय, आपका सक्रिय परिवहन एक प्रणाली जिसमें कि आपकी क्या हो गई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाता है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें क्या है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा इसमें कि एक सॉल्यूशन होता है जो कैसा है, हाइपरटोनिक है। मतलब अब उसमें क्या है, पानी की मात्रा कम है तो पानी कहाँ, सेल से अंदर से बाहर आएगा, तो वो क्या हो गया आपका, सेल उस केस में क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट हमें देखना है कि एक ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास वापस से एक सेल है और ये क्या है, पानी है। सेल है और पानी है। अब क्या है, पानी की कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ पे और कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ पर दोनों जगह बराबर है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अब पानी ना अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन, तीन सिचुएशंस आपको पढ़नी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जहां पर पानी की मात्रा कम है, सेल में ज्यादा है तो पानी सेल से बाहर आएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर पानी की मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा है तो पानी अब बाहर से अंदर सेल की तरफ जाएगा, सेल फूल जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूशन में पानी की मात्रा और जो सॉल्यूशन के अंदर सेल पड़ा है उसमें मात्रा बराबर है, तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ये तीन पॉइंट्स आई होप क्लियर हुए होंगे। इसी को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। जो मैंने आपको इतनी देर से प्रक्रिया बताई, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया से पानी क्या होता है, अंदर बाहर आता है किसी भी सेल के अंदर। और ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रकार है किसका, डिफ्यूजन का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, एक फॉर्म है किसका, डिफ्यूजन का, आपका प्रसार का। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या हो गया, आपका प्रसार। तो पानी का मूवमेंट सेल के अंदर या बाहर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से होता है। इसको डिफ्यूजन का एक प्रकार मानते हैं। इसी तरह से गैस का आदान प्रदान, गैस सेल के अंदर और बाहर किस प्रक्रिया से जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रक्रिया का नाम हो जाता है डिफ्यूजन। तो अगर आपसे गैस की बात की जाए तो आप उसमें आंख बंद करके लगा देंगे आंसर, डिफ्यूजन। तो अगर यहाँ पर मैंने बात करी गैस की, अब गैस क्या होगी, दो चीज, आपकी ऑक्सीजन और CO2। अगर एक सेल है मेरे पास, इस सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो अब क्या होगा, सेल से CO2 बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, ठीक, आप खुद सोचो, जब CO2 अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर की तरफ आएगी। तो इस प्रक्रिया में जहां ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, सेल के अंदर से बाहर अंदर आ रही है, उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, प्रसार बोल देते हैं। ये प्रसार ही को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया एक सेल के अंदर होती है जो कि गैसेस में पाई जाती है। साथ साथ वाटर भी, पानी भी डिफ्यूजन की प्रक्रिया को फॉलो करता है। जो प्रक्रिया का नाम है वो ऑस्मोसिस है। तो डिफ्यूजन का ही एक प्रकार हो जाता है ऑस्मोसिस।
आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब बहुत छोटा छोटा बचा है, बहुत फास्ट हो जाएगा।